लेकिन उनके अगर बैक इतिहास में आप जाएंगे तो रामगढ़ की जनता के लिए लगातार वो संघर्ष किए हैं। अब बच्चे को अभी जो मिलना चाहिए लाड़ प्यार वो भी वंचित और अपने जेल में है पूरा। इसलिए आम लोग निश्चित रूप से इस उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे ही। यहाँ के लोगों का आप भावना से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। खतियान आधारित तो आपको लोगों को आइडेंटिटी तो आपको देना ही होगा, उनका हक उनका अधिकार तो देना ही होगा। तो गठबंधन की सरकार कर रही है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बात को तो कहेंगे ही। जोहार, नमस्कार। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर हम लगातार आपको अलग अलग लोगों से मिला रहे हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, क्योंकि 3 सालों में हेमंत सोरेन की परीक्षा तो झारखंड की जनता ने लिया है और लगातार कई मुद्दों पर जिस तरीके के यहाँ पर विवाद छिड़े हैं उन मुद्दों पर सरकार घिरते हुए भी नजर आई है। चाहे वो ओबीसी आरक्षण का मसला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मसला हो, चाहे यहाँ के नौजवानों के नौकरी का सवाल हो, या फिर यहाँ पर स्थानीय नीति की बात हो, इन तमाम मसलों पर यहाँ की सरकार घिरती हुई नजर आई है और लगातार सड़कों पर एक विद्रोह भी दिखा है, लोगों का आक्रोश भी दिखा है। तो रामगढ़ उपचुनाव और झारखंड के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और 3 बार के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन किन मुद्दों पर रामगढ़ का उपचुनाव लड़ने वाली है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा पर। धन्यवाद। 4 बाय इलेक्शन हुए झारखंड के भीतर, चारों महागठबंधन ने जीता, 5वां में क्या होगा? देखिए, 5वां में उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ का में, हम 5वां भी गठबंधन जीतेगी। क्योंकि देखिए, रामगढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है वो बहुत विपरीत परिस्थिति। मैं विपरीत परिस्थिति इसलिए कह रहा हूं कि ममता देवी जी बहुत संघर्षशील महिला रही है और एक घर के चौखट से निकलकर वो संघर्ष करती रही है। अभी क्या उसका उम्र हुआ, ज्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके अगर बैक इतिहास में आप जाएंगे तो रामगढ़ की जनता के लिए लगातार वो संघर्ष किए हैं और विशेषकर जमीन के मामले में, और जिन कंपनियों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जनता का भी साथ था। और ये जो जिस मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ी थी वो बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा था। और ऐसी परिस्थिति में देखिए, कंपनी वाले जिस तरह से उस पर केस वगैरह किया और उनकी विधायिका चली गई। महज 3 साल का उसका कार्यकाल रहा, 2 साल कोरोना काल ये था पूरा। कुछ चीज़ों को समझ चुकी थी और इतने कम समय में एक नई विधायक जितना काम की, प्रयास की, ये निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। अब जहाँ तक वो कन्विक्टेड हुई और अब वहाँ उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में निश्चित रूप से वहाँ की जनता उनके साथ में उनका सहानुभूति रहेगा। और मेरा तो यही अपील होगा वहाँ के जनता को, मतदाताओं को, कि ममता देवी जी जो काम की है और विशेषकर अभी उसका एक बेबी भी है, 3 महीने का, उसको छोड़ करके वो जेल में है। अब समझ सकते हैं एक मानवता के नाते उसका क्या गुजर रहा होगा। अब बच्चे को अभी जो मिलना चाहिए लाड़ प्यार वो भी वंचित और अपने जेल में है पूरा। और कोई ऐसे कोई घोटाला या कोई किसी तरह का कोई अन्य चीज ऐसे कोई क्राइम करके नहीं गई है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से ममता देवी जी, हम तो उसको बिल्कुल लड़ाकू महिला समझते हैं, लेकिन एक सवाल बनता है, वो निश्चित रूप से वो सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए ये ठीक है, लेकिन ये सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि सरकार के लिए जो भी मुद्दे रहे हैं, चाहे वो नियोजन की बात रही, स्थानीय नीति की बात रही, सरना धर्म कोड की बात रही, ओबीसी आरक्षण का मसला रहा, तमाम झारखंड के भीतर आंदोलन हुए, इन आंदोलनों में जिस तरीके का एक आक्रोश झारखंड के भीतर दिखा, नौजवानों में भी दिखा, इससे वहां पर आप लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, सरकार के द्वारा जो चीजें किया गया है, क्योंकि पूर्व की सरकार तो 22 साल एक तो राज का निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की शासन सबसे ज्यादा समय तक यहाँ रहा है और सारे नीतिगत मामले उनके द्वारा उलझा दिया गया। अब गठबंधन की सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, 3 साल पूरा कर भी चुकी है। इन चीजों को करने में थोड़ा समय तो लगता है, तब है कि जो इच्छा है
यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ आदिवासी मूलवासियों के लिए, चाहे सरना कोड का मामला हो, ओबीसी का 27% आरक्षण का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, ये आने वाले दिन में दिखेगा। और आम लोगों को भरोसा है और उम्मीद है, इसलिए आम लोग निश्चित रूप से इस उपचुनाव में गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे ही, क्योंकि इसलिए ये सभी उम्मीद अब भी लोगों के पास बरकरार है। तब है सरकार को भी इसमें थोड़ा तीव्र गति से इन तमाम चीजों में, जैसे सरना कोड का मामला आपका चला गया, आपका भारत सरकार के पाले में चला गया है। ओबीसी का 27% अभी तक आपका महामहिम राज्यपाल जी हस्ताक्षर नहीं किए। तो इन चीजों में भी सरना कोड के मामले में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलना चाहिए। और जो नियोजन नीति का मामला, जो युवा वर्ग जो बहुत आस लगा के बैठे हुए हैं, इसमें बिना विलंब किए सरकार को इस पर आगे बढ़ना चाहिए और बेहतर नियोजन नीति लाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको, यहाँ के युवा हैं, उनका इसका लाभ मिल सके। और क्योंकि इतने समय में रिक्तियाँ वगैरह का बहुत लंबे समय से नियोजन नहीं हुआ था, तो इस परिस्थिति में उनको जो एज का भी छूट नौजवानों को देने पर सरकार को विचार करनी चाहिए। एक तरफ से चुनौती है सरकार के लिए रामगढ़ में का उपचुनाव, लेकिन इस बात को लोगों को बीच में रखने की भी जरूरत है और कुछ चीजें धरातल में दिखने जैसे काम तत्काल में होना चाहिए। लेकिन डोमिसाइल पॉलिसी को 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा गया और नियोजन नीति जो है हाईकोर्ट से रिजेक्ट हो गई। ऐसे में जब डोमिसाइल पॉलिसी परिभाषित नहीं होगी तो नियोजन किस आधार पर होगा? अगर देखिए, हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया तो अब इसको राज्य सरकार को जो विसंगतियां हैं वो कुछ यहाँ के जानकार कानूनविद लोगों से करके ये मामला को सुलझा लिया जाना चाहिए। और हमको लगता है कि इससे पूर्व में भी आपका हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया था, तो वो हाईकोर्ट भी स्पेस दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ कानूनविद हैं, जानकार लोग हैं, उनके साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि युवाओं का विश्वास हम पर बढ़ सके और युवाओं को विश्वास में लिया जा सके। सर, यहाँ के नौजवानों का कहना है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो क्षेत्रवाद के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही हैं और जो बीजेपी फोल्डर्स की पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति कर रही हैं। ऐसे में यहाँ के नौजवान पिस रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल उनका सोचना, नौजवानों का सोचना, मैं इस पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि अब बहुत हो चुका, इसको लेकर के कुछ काम को रोकना भी पड़े, विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हर हालात में सरकार को इसको गंभीरता से इसको लेते हुए कदम बढ़ाने की आवश्यकता और रेडिकल डिसीजन लेने की जरूरत है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार के जो 3 साल के कामकाज रहे हैं उसका एक तरीके से रामगढ़ उपचुनाव जनमत संग्रह होगा, एक रेफरेंडम होगा? कुछ काम सरकार के द्वारा जितने भी अगर आप निर्णय लिए गए हैं, अगर राजनीतिक चश्मे से आप देखेंगे तो उसमें आप उसको नहीं समझ पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आएगा। उसको खुद समझना चाहिए कि अपने उनके कार्यकाल में जिस तरह से काम हुआ, इस सरकार में आने के बाद में बहुत सारे चीज यहाँ के लोगों के लिए काम हुआ है जो दिखता है आपका। चाहे आपका इस खेल नीति की बात कहें, चाहे बालिकाओं की बात कहें, पारा शिक्षक का मामला कहें, आंगनबाड़ियों का मामला कहें और लोगों पंचायत सचिवों की बात कहें, काम तो हुआ है। अब है इसको हम कितना मार्केटिंग कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं, महागठबंधन कर सकते हैं, इसको हम लोगों के बीच में प्रचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ये नियोजन नीति का जो मामला है, ये मामले में सरकार थोड़ा सा और बढ़ चढ़ करके आगे बढ़े। तो अगर सरकार इस पर बढ़ चढ़ के बढ़ेगी, ये आपका जो एनडीए का जो कैंडिडेट होगा वो कहीं टिक नहीं पाएगा महागठबंधन के सामने में। लेकिन एनडीए का ये कहना है कि इस बार हम लोग जो है अलायंस में लड़ेंगे, पिछली बार हम लोग अलग अलग लड़े थे इसलिए चुनाव हम लोग लूज कर गए थे। वो अलग अलग लड़े कि एक साथ लड़े, उनकी मामला है, वो अपना ही करे। लेकिन ये गठबंधन यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए गठबंधन को इनका लोगों की पसंद है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन को निश्चित रूप से अभी भी जनता का, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विश्वास अब भी है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चाईबासा आए थे, उन्होंने कहा कि 1932 के आधार पर यहाँ की हेमंत सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपने तरीके से अपने पार्टी के हिसाब से वो बोल रहे हैं, लेकिन
यहाँ के लोगों का आप भावना से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। खतियान आधारित तो आपको लोगों को आइडेंटिटी तो आपको देना ही होगा, उनका हक, उनका अधिकार तो देना ही होगा। तो गठबंधन की सरकार कर रही है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है तो इस तरह की बात को तो कहेंगे ही। लेकिन हम इन चीज़ों को, गठबंधन की सरकार को बिल्कुल खुले मन से यहाँ के लोगों के लिए बढ़ चढ़ करके करने की आवश्यकता है। अंतिम सवाल है सर, बतौर कार्यकारी अध्यक्ष क्या कोई चर्चा परिचर्चा हुई प्रत्याशी के नाम पर? कौन प्रत्याशी होंगे महागठबंधन की ओर से? कांग्रेस पार्टी है, ये सब चीजें तो हमारे जो प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय नेता उसको करते हैं, जो वहाँ से डायरेक्शन होगा। तो कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से सब चीज़ों को ध्यान में देकर करती है और हमको लगता है कि बहुत जल्द आप आने वाले दिन में जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम घोषणा हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जिस पर कर देंगे। लेकिन वहां पर 405 के आसपास बूथ है, लगभग 70-80 हजार कुर्मी मतदाता है, 40-45 के आसपास आदिवासी मतदाता हैं। तो क्या उन सामाजिक समीकरणों को देखकर रणनीति बना करके ही चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, उससे हमने पूरे प्रखंड में कितने पंचायत है पूरी चीज़ों को विशेषकर मैं उसका अध्ययन भी कर लिया और ये तमाम चीज़ें हमारे प्रदेश के प्रभारी को मैंने भेज भी दिया डिटेल। और इन तमाम चीज़ों को, तमाम समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही हमारे जो प्रभावी, हमारे सुलझे हुए नेताओं को वहाँ पर लगाया जाएगा और हमें लगता है निश्चित रूप से हम जीतेंगे वो सीट। हमारे साथ थे बंधु तिर्की, उन्होंने तमाम पहलुओं और मसलों पर अपनी राय को रखा है और झारखंड के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय को रखा। दरअसल झारखंड के भीतर लगातार ये स्थितियां और परिस्थितियां रही है कि यहाँ पर जब भी कोई चुनाव होता है तो उसके बाद कुछ उपचुनाव होने लगते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम आपको लगातार रामगढ़ उपचुनाव का भी अपडेट्स देते रहेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल एक बात जो सामने आ रही है कि यहाँ पर एनडीए और यूपीए के बीच ही टक्कर देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो एनडीए वहां पर गठबंधन के साथ नहीं लड़ सका था। आजसू ने अलग से अपना कैंडिडेट दिया था और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट अलग से दिया था। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए फोल्डर की जो तमाम पार्टियां हैं वो सिर्फ एक प्रत्याशी देंगी और उसके बाद जो महागठबंधन की बात है, महागठबंधन पिछली बार जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम दल मिलकर के लड़े थे तो महागठबंधन के दल इस बार भी रामगढ़ का उपचुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रामगढ़ की जीत किसकी झोली में जाती है, क्योंकि ये सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है तो यहीं एनडीए के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि एनडीए ने पिछले 4 उपचुनाव झारखंड के भीतर हारे हैं और हार के कारण कहीं ना कहीं एनडीए पर यह सवाल उठता रहा है कि अगर सरकार का कामकाज भरोसेमंद तरीके से नहीं रहा है तो फिर एनडीए जीत क्यों नहीं हासिल कर पा रही है। खैर, हम आपको लगातार और भी अपडेट्स देते रहेंगे और रामगढ़ उपचुनाव से आपको जोड़े रखेंगे। तब तक के लिए जोहार।